हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो एक सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इसमें हर एक क्वेश्चन का जो है डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका जो हिंदी का एग्जाम है वो 80 नंबर का रहेगा और समय जो है वो आपको बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही 3 घंटे का मिलेगा। तो अगर शुरुआत करें, हम देखें पहला सेक्शन जो आपका हिंदी का है उसमें जैसे इन्होंने इस सैंपल पेपर में दिए हैं 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं खंड क के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित, राजपुरुष में समास का भेद बताइए। तो जो राजपुरुष शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस पुरुष। तो इसके अंदर कौन सा समास आपका तत्पुरुष समास है। इसके अंदर कैसे? तत्पुरुष समास वो होता है जिसके अंदर जो पहला पद है वो प्रधान होता है। तो जो राजपुरुष है इसके अंदर जो राज शब्द है वो यहाँ मेन है जिसका संबंध पुरुष से बताया गया है, तो ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, उन दोनों के बीच के संबंध को बता रहा है, तो ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, विद्यालय में आपको संधि का भेद बताना था। तो विद्यालय का जब संधि विच्छेद करते हैं तो वो बनता है विद्या प्लस आलय। तो इसके अंदर गुण संधि का प्रयोग हो रहा है क्योंकि गुण संधि में अ या आ के साथ ई या ऊ जैसे स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको बताना है पर्यायवाची शब्द जो रात्रि है उसका पर्यायवाची शब्द। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? रात। नेक्स्ट में आपको विलोम शब्द बताने हैं कोमल का। कोलम का विलोम शब्द क्या होता है? कठोर। नेक्स्ट आपको शब्द दिया गया है अत्यधिक। इसके अंदर आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा है। तो अत्यधिक का अगर हम विच्छेद करें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। ठीक है, तो इसके अंदर जो अति शब्द है वो उपसर्ग है और उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग मुख्य शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में वृद्धि करता है या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पर्यायवाची शब्द बताना है सामाजिक का। तो सामाजिक का पर्यायवाची क्या होगा? सामूहिक, क्योंकि समाज भी लोगों का एक समूह होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो गया? सामूहिक। नेक्स्ट में आपको एक मुहावरा दिया गया, उसका अर्थ बताना है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब है असाधारण कार्य करना या किसी कार्य को बहुत ही उत्कृष्ट रूप से या बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करना। ठीक है, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर आपको सेक्शन दिए गए हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 2 2 नंबर के लिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है उपमेय अलंकार की परिभाषा। तो उपमेय अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। उदाहरण के लिए, आपने किसी को कहा कि तुम चांद के जैसे हो, तो आपने क्या किया? उस व्यक्ति की तुलना चांद से कर दी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उपमेय अलंकार है। नेक्स्ट है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा हिंदी काव्य का एक प्रमुख छंद है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम चरण कहते हैं। हर चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। इसका नियम है कि विषम चरण में गुरु यानी कि अंत में दीर्घ मात्रा और सम चरण में अंत में लघु यानी कि ह्रस्व स्वर की मात्रा आती है। दोहा सामान्यतः सरल भाषा में जीवन के गूढ़ सिद्धांतों को व्यक्त करता है। अगर हम इसकी उदाहरण की बात करें दोहा छंद की, तो एक उदाहरण है सांचा सांच न छोड़िए, हाँ किए सांच अली, सांचा झूठ न होई है, झूठ न होई सांच। तो ये सच से जुड़े हुआ एक दोहा है जिसमें सच के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए ही, विकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए एक लड़का शब्द है, वो विकारी है। कैसे? क्योंकि अगर इसको लिंग के आधार पर बदलेंगे तो इसका लड़की बन जाएगा, वचन के आधार पर अगर इसको बदलेंगे तो लड़का से लड़के बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द व पद में अंतर बताइए। ठीक है, आपको शब्द और पद में अंतर बताना है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा।
शब्द किसे कहते हैं? शब्द भाषा का सबसे छोटा स्वतंत्र अर्थपूर्ण हिस्सा होता है। यह किसी वस्तु, गुण, क्रिया या भाव को व्यक्त करता है। उदाहरण किताब, खाना, दौड़ना, घर। ठीक है, ये सारे क्या है? शब्द है। पद की बात करें अगर, तो पद का अर्थ वाक्य में प्रयुक्त शब्द या शब्द समूह से है जो किसी विशेष पदबंध या वाक्य में एक निश्चित स्थान पर होते हैं। पद का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से होता है। उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे आपको वाक्य दिया गया है राम घर गया, तो इस वाक्य में राम, घर और गया ये तीनों ही पद है। मेन डिफरेंस की बात करें तो शब्द भाषा का एक स्वतंत्र तत्व होता है, जबकि पद वाक्य में शब्द का व्याकरणिक रूप है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं और आपको इनमें से किसी एक पर ऐसे यानी कि निबंध लिखना है 5 नंबर के लिए, 5 मार्क्स के लिए। जब भी आप निबंध लिखें तो आप ये ध्यान रखें कुछ चीजें कि आप सबसे पहले निबंध की शुरुआत कुछ कोट्स के साथ करें। ठीक है, कुछ कोट्स के साथ आप अपने निबंध की शुरुआत करें। बहुत अच्छी सी कुछ लाइनें या दोहें लिखे, उससे टॉपिक से संबंधित ही। ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा अपने ऐसे कुछ जो है पॉइंट्स की फॉर्म में या फिर हेडिंग्स की फॉर्म में लिखे। ठीक है, पॉइंट्स बना बनाकर और हेडिंग्स बना बनाकर मेन मेन चीजों की उनको उस तरीके से लिखे ताकि एग्जामिनर को जो आपका ऐसे है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और वो आपको इसके अंदर अच्छे मार्क्स दे सके। ठीक है, तो ये चीजें आप ऐसे लिखते समय ध्यान जरूर दें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है जुर्माना माफी हेतु मुख्य अध्यापक को पत्र लिखना है। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इस पत्र की हम बात करें तो ये क्या है? एक औपचारिक पत्र है जो आप अपने मुख्य अध्यापक को लिख रहे हैं। तो इसके अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट है, आपको वो फॉलो करना होगा। तो इस तरीके के जो पत्र होते हैं उनको आप इस तरह से शुरू करते हैं, सेवा में, फिर मुख्य अध्यापक महोदय, यहाँ आपके विद्यालय का नाम और फिर आपके गांव या जो शहर है उसका नाम। ठीक है, फिर आएगा आपके पत्र का विषय। विषय क्या है? जुर्माना माफी के लिए आवेदन पत्र। फिर आप संबोधन लिखेंगे, महोदय। उसके बाद पहले आप अपने बारे में बताएंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। फिर आप अपना नाम बता देंगे, मेरा नाम ये है। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने परिवार में अचानक आई बीमारी के कारण विद्यालय आने में असमर्थ रहा। इस कारण मेरी उपस्थिति कम हो गई और मुझ पर जुर्माना लगा दिया गया है। फिर आप निवेदन करेंगे उनसे कि आपका जुर्माना माफ किया जाए। क्यों माफ किया जाए? तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे जुर्माने को माफ किया जाए, क्योंकि मैं परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे भरने में सक्षम नहीं हूं। अतः आपसे निवेदन है, कृपया मेरी स्थिति को समझते हुए इस जुर्माने को माफ करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना निवेदन लिखने के बाद इसे एंड भी एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे। तो आप अपने मुख्य अध्यापक को धन्यवाद लिखेंगे, फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, उसके बाद आप अपना नाम, अपनी कक्षा और जिस तारीख को आप ये पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक जो फॉर्मल लेटर है, एक औपचारिक पत्र है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अथवा में एक दूसरा पत्र आपके लिए आया हुआ था लिखने के लिए कि जन्मदिन की शुभकामना के लिए छोटे भाई को पत्र लिखें। ये भी 5 अंक के लिए। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, एक ही लिखना होगा आपको एग्जाम में। अब देखिए, जन्मदिन की शुभकामना के लिए छोटे भाई को पत्र लिखना है, इसका मतलब ये एक इनफॉर्मल लेटर है, अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। इसके अंदर कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं रहेगा। इसमें आप डायरेक्ट अपने छोटे भाई को संबोधित करेंगे, प्रिय छोटे भाई, सप्रेम नमस्कार। फिर आप उसे उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। आज तुम्हारा विशेष दिन है और मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं तुम्हारी लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। तुम्हारे जन्मदिन के इस खास अवसर पर मेरी इच्छा है कि तुम जीवन में सदा सफल रहो और हर कदम पर आगे बढ़ते रहो। तुम हमेशा खुश रहो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि तुम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आगे हो। इसी तरह जीवन में संतुलन बनाए रखना और परिवार का नाम
रोशन करना। जन्मदिन के इस मौके पर मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। ईश्वर तुम्हें स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बनाए रखे। मैं जल्द ही तुमसे मिलकर तुम्हारे साथ इस खास दिन का जश्न मनाऊंगा। तो इस तरीके से आप पत्र लिखने के बाद फिर पत्र को समाप्त करेंगे। अंत में लिखेंगे तुम्हारा बड़ा भाई, यहाँ आपका नाम और जिस दिनांक को आपने पत्र लिखा है वो दिनांक आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पत्र का समापन करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो ये है खंड ख, जो आपके काव्य खंड के आधार पर आपको इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न है, आपकी जो पुस्तिका है उसमें ही काव्य खंड के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सूरदास के आराध्य देव कौन है? तो सूरदास के आराध्य देव श्री कृष्ण है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया है? तो ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। नेक्स्ट है, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया? कवि ने अपनी आत्मकथा को प्रेरणादायक बताया। उत्साह कविता में निधाद का क्या अर्थ है? तो निधाद का अर्थ है गर्मी। सरगम का क्या अर्थ है? सरगम का अर्थ है स्वर बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? तो माता के चरणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक काव्यांश दिया गया है और आपको ये काव्यांश पढ़कर इसके आधार पर जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम। तो इसकी कवि है सूरदास और कविता का नाम है उद्धव गोपी संवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस पद का प्रसंग स्पष्ट करना है। तो इस पद में उद्धव के संदेश के बाद गोपियों की मनस्थिति का वर्णन किया गया है। जब उद्धव ने गोपियों को श्री कृष्ण का योग और भक्ति का संदेश दिया, तब गोपियां और अधिक विरह की पीड़ा में डूब गई। उनके लिए श्री कृष्ण के बिना जीवन निरर्थक हो गया था। उद्धव के तर्कपूर्ण संदेश से उनका धैर्य समाप्त हो रहा था और उनका मन और तन दोनों श्री कृष्ण के वियोग में जल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों का धैर्य क्यों समाप्त हो रहा था? गोपियों का धैर्य इसलिए समाप्त हो रहा था क्योंकि उद्धव द्वारा दिए गए योग और भक्ति के संदेश ने उनके मन की पीड़ा को और बढ़ा दिया। वे श्री कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति से बंधी थी और श्री कृष्ण का वियोग उनके लिए असहनीय हो गया था। उद्धव का संदेश उनके लिए सांत्वना देने की बजाय विरह को और प्रज्वलित कर रहा था। नेक्स्ट है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो संदेशनी सुनी सुनी, इस पंक्ति में स की जो ध्वनि है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसका बार बार दोहराव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट आपको बताना है गुहारी का क्या अर्थ है। तो गुहारी का अर्थ है विनती या प्रार्थना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको फिर से एक काव्यांश दिया गया है और आपको इस काव्यांश का भाव व काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो आप इस काव्यांश को यहाँ से पढ़ लेंगे और फिर इस काव्यांश के बारे में लिखेंगे। तो इस काव्यांश में कवि ने महान योद्धाओं के शौर्य का गुणगान किया है। कवि कह रहे हैं कि वीर योद्धा अपनी शक्ति और साहस के द्वारा ही युद्ध में अपना नाम कमाते हैं। वे अपने शत्रुओं का दमन करते हुए विजय प्राप्त करते हैं। तो इसमें वीर रस और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार कहाँ है? जैसे सूर समर, स की ध्वनि आ रही है, करही कही तो क की ध्वनि रिपीट में है। तो इस तरीके से इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पार्ट्स दिए गए हैं 8th क्वेश्चन के और ये 2 पार्ट्स हैं। दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्साह कविता में कवि ने जीवन में ऊर्जा, जोश और उमंग को महत्वपूर्ण बताया है। व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उत्साह और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। यह कविता प्रेरणा और जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों के विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम इसलिए किया क्योंकि उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश लाकर गोपियों को समझाने की कोशिश की कि वे सांसारिक प्रेम को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाएं
हालांकि गोपियों का प्रेम आध्यात्मिक और गहरा था, जो केवल श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ था। उद्धव का संदेश सुनकर गोपियों का विरह और भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक था। इसलिए उनके संदेश ने गोपियों के विरह को और बढ़ा दिया और घी में और घी की अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया। जैसे कि घी अग्नि को और प्रज्वलित करता है, उसी तरीके से उद्धव के संदेश ने गोपियों के विरह को और ज्यादा बढ़ा दिया। नेक्स्ट खंड ग आ जाता है, पार्ट सी। ये आपकी जो क्षितिज पुस्तक है उसके गद्य खंड के आधार पर आपको जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे? तो हालदार साहब कैप्टन की देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां फागुन तक चलती थी। बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे? तो बाल गोविंद मंजोले कद के व्यक्ति थे। मन्नू भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था? तो मन्नू भंडारी का परिवार ब्रह्मपुरी में रहता था। नरकट नामक घास डुमरा गांव में किस नदी के पास पाई जाती है? तो नरकट नामक घास जो है सोन नदी के पास पाई जाती है। संसार में मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा? तो मार्क्स ने मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखा। उसके बाद आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर आपको नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये एक गद्यांश है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ लेंगे। और इसी तरीके का गद्यांश जो आपके किसी और चैप्टर में से भी आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा, अलग ही मिलेगा, इनफैक्ट ये सेम टू सेम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, तो आप इन्हें भी ध्यान से देख लें। इस गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है नवाब साहब का खीरा और लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। लेखक की पुरानी आदत क्या है? लेखक की पुरानी आदत खाली बैठकर कल्पना करते रहने की थी। लेखक ने नवाब साहब के बारे में क्या सोचा? लेखक ने सोचा कि नवाब साहब ने किफायत के कारण सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था और उन्हें संकोच हो रहा था कि कोई सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करते ना देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक नवाबों के विषय में किस धारणा से ग्रस्त है? तो लेखक नवाबों के विषय में यह धारणा रखते हैं कि वे हमेशा आराम और शान शौकत की जिंदगी जीने वाले होते हैं, जिन्हें मंझले दर्जे में सफर करना या साधारण लोगों के सामने साधारण चीजें करना असहज लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब खीरे क्यों नहीं खा रहे थे? तो नवाब साहब खीरे इसलिए नहीं खा रहे थे क्योंकि उन्हें संकोच हो रहा था कि सफेद पोश लोगों के सामने खीरे खाना उनकी शान के खिलाफ हो सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यशपाल या मन्नू भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। ये आपके पास 5 नंबर का आएगा। तो इसमें किसी न किसी कवि या लेखिका की जीवन शैली जो आपको लिखने के लिए दी जाएगी, जरूरी नहीं है यही आपको मिले, इनके अलग अलावा भी कोई मिल सकती है। और तो आप थोड़ा थोड़ा सभी कवियों की जीवन शैली जो है लेखकों की, उसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से देख लें। अगर हम बात करें मन्नू भंडारी की, तो मन्नू भंडारी हिंदी की प्रमुख लेखिका थी। उनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। वे हिंदी साहित्य की प्रमुख कथाकारों में से एक थी। मन्नू भंडारी ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में हो रही घटनाओं को संवेदनशील दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख रचनाएं आपका बंटी और महाभोज हैं। उनकी भाषा सरल, सहज और संप्रेषणीय है, जिससे वे आम जनमानस तक आसानी से अपनी बात पहुंचा पाती थी। उनके साहित्य में यथार्थवादी दृष्टिकोण और समाज की सच्चाई को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरीके से आपको किसी न किसी लेखक की जीवन शैली जो है वो जरूर लिखने के लिए मिलेगी एग्जाम के अंदर। तो आप सभी लेखक की जीवन शैली को थोड़ा थोड़ा अच्छे से याद कर ले ताकि आप एग्जाम में लिख पाए। नेक्स्ट 2 नंबर के क्वेश्चन है, नेताजी के चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो जो पान वाला था उसका व्यक्तित्व कैसा था? पान वाले का व्यक्तित्व काफी साधारण और सीधा है।
वह अपने पान की दुकान पर व्यस्त रहता है और ग्राहकों से बातचीत में विनम्र और सहयोगी है। वह सहज स्वभाव का व्यक्ति है जो दुकान पर आने वाले लोगों से सामान्य बातचीत करता है और सभी को सम्मानपूर्वक सेवा देता है। उसका व्यवहार ग्राहकों के प्रति दोस्ताना और सहयोगी है। अगर जीवन शैली और व्यवहार की बात करें तो पान वाला अपनी छोटी सी दुकान में ही अपनी दुनिया बसाए हुए है। वह दिन भर पान बनाने और बेचने में व्यस्त रहता है। नेताजी के चश्मे के खो जाने पर भी उसने अपनी ईमानदारी और नैतिकता को प्राथमिकता दी और उन्हें खोजने में सहायता की। यह उसकी जिम्मेदारी और दयालुता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। पाठ में आए प्रसंगों के आधार पर आप कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो पाठ में आए प्रसंगों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बिस्मिल्लाह खान वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। उनके चरित्र के प्रमुख गुण इस प्रकार है। पहला है सरलता और सादगी। बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने के बाद भी अपनी सरल और सादगीपूर्ण जीवन शैली नहीं बदली। वह अपनी जड़ों से जुड़े रहे और हमेशा विनम्र बने रहे। उनका सादगी भरा जीवन दर्शाता है कि उन्होंने कभी भी बाहरी आडंबर को महत्व नहीं दिया। दूसरे अगर उनके प्रमुख गुण की बात करें तो वो है धर्मनिरपेक्षता। बिस्मिल्लाह खान का संगीत से प्रेम किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था। वह काशी के घाटों और मंदिरों से जुड़े रहे, जो उनके भीतर की धार्मिक सहिष्णुता और मानवता की भावना को प्रकट करता है। वह सभी धर्मों का आदर सम्मान करते थे और संगीत को ईश्वर की उपासना का माध्यम मानते थे। उनके व्यक्तित्व की जो तीसरी मुख्य विशेषता है वो है संगीत के प्रति निष्ठा। बिस्मिल्लाह खान ने संगीत को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया और इसे साधना के रूप में लिया। वह अपने शहनाई वादन में इतने तल्लीन रहते थे कि उन्हें दुनिया की भौतिक चीजों से कोई लगाव नहीं था। यह उनकी निष्ठा दिखाती है कि वह अपने कर्तव्य और कला के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। तो इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान न केवल एक महान संगीतकार थे बल्कि एक सच्चे और विनम्र इंसान भी थे, जिनका जीवन मानवता, सादगी और संगीत के प्रति समर्पण का प्रतीक था। नेक्स्ट आता है खंड घ यानी कि सेक्शन डी, जिसके अंदर आपको आपकी जो कृतिका पुस्तक भाग 2 है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। माता का अंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। माता का अंचल पाठ का मूल भाव माता पिता के प्रति बच्चों की भावनाओं और स्नेह को दर्शाता है। यह पाठ बताता है कि माता का आंचल बच्चे के लिए सुरक्षा, स्नेह और विश्वास का प्रतीक होता है। इसमें बच्चा अपनी माता के आंचल में सुरक्षा और स्नेह को महसूस करता है, जो जीवन में आत्मविश्वास का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में लेखक ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो साना साना हाथ जोड़ी में लेखक ने हिमालय की भव्यता और सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। उन्होंने हिमालय को विभिन्न रूपों में देखा, जिसमें हिमाच्छादित पहाड़, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बहती नदियां और वन्य जीवन शामिल हैं। हिमालय की शांत और अद्वितीय सुंदरता को देखकर लेखक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इसे अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को एक अद्भुत और आकर्षक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, जो उन्हें पूरी तरह सम्मोहित कर रहा था। सितारों की हल्की हल्की रोशनी से गंतोक का वातावरण बेहद शांत, सौम्य और स्वर्गिक प्रतीत हो रहा था। स्वर्गिक माने कि स्वर्ग जैसा, जिससे लेखिका मंत्रमुग्ध होकर उस सुंदरता में खो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का उद्देश्य यह है कि लेखक अपने लेखन के माध्यम से समाज में हो रही समस्याओं और मुद्दों को उजागर करना चाहता है। लेखक का मानना है कि लिखना उनके विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, जिससे वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। लेखक के अनुसार लेखन के माध्यम से वे समाज में व्याप्त विसंगतियों और अन्याय को उजागर करते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन ई,
खंड पढ़ो, जिसमें आपको आदर्श जीवन मूल्य माध्यम जो पुस्तक है आपकी, उसके आधार पर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी जीवन में आप ईश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो विद्यार्थी जीवन में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ईश्वर प्रसन्न होते हैं जब हम अनुशासन, ईमानदारी और परिश्रम के साथ अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मन की शुद्धता और सच्चाई से भरा हुआ जीवन ही ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जाती है? सफलता के सूत्र पाठ के आधार पर बताइए। तो सफलता के सूत्र पाठ के आधार पर मनुष्य की श्रेष्ठता उसके चरित्र, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के आधार पर आंकी जाती है। एक व्यक्ति का आचरण, उसकी ईमानदारी और उसके द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता उसके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गुप्ता को स्टील कंपनी से किस प्रकार की समस्या थी? आकाश गुप्ता को स्टील कंपनी में काम के दौरान असुरक्षित और हानिकारक कामकाजी माहौल की समस्या थी। उसे सुरक्षा उपकरणों की कमी और अनुचित सुविधाओं के कारण शारीरिक हानि और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है, एप्पल कंपनी की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी और क्यों? तो एप्पल कंपनी की प्रमुख विशेषता उसकी नवीनता और गुणवत्ता है। एप्पल के उत्पाद तकनीकी दृष्टि से अत्याधुनिक होते हैं और वे ग्राहकों को बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करते हैं। उनके उत्पादों में डिजाइन की सुंदरता, सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता और सुरक्षा के उच्च मानक शामिल होते हैं, जिससे यह कंपनी बाजार में अग्रणी बनी रहती है। लास्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया? प्लेग की महामारी के समय निवेदिता ने कोलकाता में सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बीमार लोगों की देखभाल की, दवाइयों और अन्य आवश्यक चीजों की व्यवस्था की और लोगों को इस महामारी से बचाव के तरीके सिखाए। निवेदिता ने समाज के निचले तबके के लोगों के लिए भी विशेष रूप से काम किया और उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक किया। तो ये था आपका हिंदी का कंप्लीट सैंपल पेपर। इसमें हमने किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके का पैटर्न आपके एग्जाम का रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट बातचीत की है और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने डिटेल में देखा है। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखें और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लास्ट 2 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपके आए थे उनके सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो को भी पूरा कंप्लीट देखें और हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी अच्छे से देखें और कोशिश करें सिलेबस को भी आप मेन पॉइंट्स को जो है ज़रूर से रिवाइज कर लें फाइनल एग्जाम से पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी का जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।